हाँ, इस एपिसोड में हम आपको ये मैनेजमेंट ऑफ HIV प्रेगनेंसी, इसमें कल एक एपिसोड आया था और जो बाकी बचा था वो आज मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये इसमें जो सी पॉइंट है ये भी कल हो गया था, ये तीसरा पॉइंट सी आज हो जाएगा। हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें दे रहा है कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो इसके इफेक्ट को दूर करते हैं, रोकते हैं, जिसमें दो ही ड्रग का नाम दिया गया है, नेविरापिन और डिलाविरिडीन। ये दो ड्रग हैं जो इसके संक्रमण को कम करने में, रोकने में कामयाब होते हैं। तो ये दो ड्रग का नाम दिया गया। बाकी और जो उपाय आपको करने हैं वो है, नंबर 1 पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान वो की जाती हैं। अगर उनको रोका जाए तो इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। वे क्रियाएं क्या होती हैं? एमनियोसेंटेसिस, फीटल स्कैल्प सैंपलिंग। ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो वहाँ से लेकर के परीक्षण किया जाता है, फिर फीटल स्कैल्प की सैंपलिंग की जाती है। तो इस तरह के टेस्ट HIV संक्रमित महिला के प्रसव के ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, अन्यथा इनके द्वारा संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, संक्रमित महिला एवं उसके परिजनों को मानसिक सपोर्ट की सख्त आवश्यकता होती है। ये जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनको चाहिए कि ये प्रेग्नेंट महिला जो है उसको मानसिक रूप से तैयार करें, बताएं, और उसके परिजनों को भी ये मानसिक सपोर्ट दें ताकि वो मानसिक रूप से झेलने के लिए तैयार रहें। नंबर 3, फीटस की मॉनिटरिंग आवश्यक रूप से गर्भावस्था के दौरान होती रहनी चाहिए। यानी जो ये संक्रमित महिला है उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी देखभाल सामान्य प्रेगनेंसी के कंपैरेटिवली तुलना में अधिक सघनता से करनी चाहिए और ये शुरू से लेकर के अंत तक होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की चूक संक्रमण को बढ़ाने में मदद कर सकती है। चौथा पॉइंट, फीटस में सामान्य ग्रोथ जानने के लिए नियमित अंतराल पर USG टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन उसको पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो इन सबको जानने के लिए, बच्चा हेल्दी तो है, स्वस्थ तो है, तो इसको जानने के लिए समय समय पर ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी की टेक्निक है, रेडियो टेक्निक है, इसके द्वारा नियमित रूप से जांच करके ये जानना चाहिए कि बच्चे के ग्रोथ में कोई रुकावट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या उसका ग्रोथ सामान्य रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जब हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके अनुसार हम उसको मैनेज करेंगे। तो ये तमाम बातें हम प्रेगनेंसी HIV में उपायों को प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट बताया गया NST, यह एक स्ट्रेस टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी के 32वें सप्ताह के बाद किया जाता है। तो इसको करना चाहिए। जब 32 वीक्स समाप्त हो जाते हैं तो इस टेस्ट को कर लेना चाहिए ताकि अंदर क्या हो रहा है ये बातें मालूम हो सके। ये मानसिक दबाव को भी प्रदर्शित करता है। फिर है प्रसव के दौरान देखभाल। तो प्रेगनेंसी के दौरान खासतौर से उस महिला की जो HIV संक्रमित है, इन ये जो 5 उपाय बताए हैं इनको हमें फॉलो करना चाहिए। इनमें किसी भी तरह की चूक या लापरवाही संक्रमण को संक्रमित बच्चे को भी संक्रमित कर सकती है। अब प्रसव के दौरान देखभाल। प्रसव के दौरान क्या करना चाहिए? प्राकृतिक प्रसव यानी योनि द्वारा जो प्रसव होगा उसको हम प्राकृतिक नेचुरल डिलीवरी के नाम से जानेंगे। के समय HIV संक्रमण की संभावना काफी अधिक होती है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें HIV के प्रचार प्रसार की, संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ इंजरी होती हैं, वुंड्स होते हैं
जिनसे ब्लड लीकेज होता है और वह मदर से बेबी में जा सकता है, तो इसकी संभावना अधिक रहती है। तो हमें इससे संबंधित जो भी प्रिकॉशन लेने चाहिए वो हमें करना चाहिए। दूसरा है सिजेरियन प्रसव में HIV संचरण की संभावना कम हो जाती है, इसलिए परिवार के लोगों से यह जानकारी साझा करनी चाहिए। यानी आपको बताना चाहिए कि अगर इसका सिजेरियन कर दिया जाए तो ये HIV संक्रमण का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इसमें उस तरह की ब्लीडिंग लीकेज नहीं होती है जैसे नेचुरल डिलीवरी के समय होती है या प्राकृतिक प्रसव के समय होती है। तो अगर सिजेरियन प्रसव कराया जाता है तो इसके बच्चे के संक्रमित होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो मानसिक रूप से उस परिवार के लोगों को ये समझाना चाहिए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि अगर आप सिजेरियन कराते हो तो ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है ये योनि द्वारा प्रसव कराने की तुलना में। तीसरा जो बताया गया ज़िडोवुडीन, यह एक ड्रग होता है, यह एक एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है जिसका प्रयोग सिजेरियन या योनि द्वारा प्रसव दोनों में करना चाहिए। चाहे सिजेरियन डिलीवरी कराई जाए या फिर नेचुरल तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में इस ड्रग का यूज तो हमेशा करना ही चाहिए। बिना इसका यूज किए हुए चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, नहीं कराना चाहिए इस तरह के प्रसव को। ये अगला पॉइंट बताया गया कि शिशु के सिर पर इलेक्ट्रोड एम्नियोटॉमी करने से बचना चाहिए। इलेक्ट्रोड आप जानते ही हैं, तो इससे बचना चाहिए। एम्नियोटॉमी करने से भी बचना चाहिए, मतलब वो सर्जरी एम्नियोटिक फ्लूइड, एम्नियोटिक जो कैविटी होती है उसको सर्जरी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड लीकेज होगा और इसके फैलने के चांसेस अधिक हो जाएंगे और एक संक्रमित माता से बच्चे में आराम से पहुंच जाएगा। प्रसव के समय एपिसाइटोमी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड लीकेज होगा तथा संक्रमण के अवसर बढ़ा देगा। जब डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है और कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो थोड़ा सा हम वेजाइना के निचले पार्ट में एक छोटा सा चीरा लगा देते हैं, थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है और डिलीवरी आराम से हो जाती है। तो भरसक इस तरह के एपिसाइटोमी सर्जरी से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का लीकेज होगा और बच्चा पैदा होगा, चूंकि वेजाइना के रास्ते ही होगा तो यहाँ पर संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रसव के दौरान शिशु को माता के ब्लड या अन्य किसी भी द्रव से उसके टच में आने से बचना चाहिए। तो इस तरह का हमें उपाय करना चाहिए कि माता का जो कहीं से ब्लड अगर लीकेज है तो बच्चे के बॉडी को टच ना करे, या मदर साइड से कोई भी अदर डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे भी बच्चे की बॉडी का कोई टच ना हो, कोई कनेक्शन ना हो। तो इस तरह की सावधानी हमें बहुत ध्यान दे करके करनी चाहिए, अन्यथा इसके संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रसव सहायक को प्रसव में हार्मोन ऑक्सीटोसिन के प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है और जब कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होगा तो ब्लड वेसल भी सिकुड़ेंगे और हो सकता है कि योनि में फटन भी हो जाए और एपिसाइटोमी की या ये छोटी सी जो सर्जरी की जाती है वेजाइना के निचले पार्ट में, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर ये दोनों आप करते हैं, योनि में फटन होती है या फिर एपिसाइटोमी की नौबत आती है, तो वहाँ पर हर हाल में ब्लड की लीकेज होगी और वो ब्लड का लीकेज बच्चे तक पहुँच करके बच्चे को संक्रमित कर सकता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, माने ऑक्सीटोसिन का उपयोग भरसक नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट जो बताया गया, प्रसव सहायक को स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नवजात को संक्रमित बना सकती है। वो उपाय क्या है? स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक क्या है? जैसे बिना ग्लव्स, भरसक तो हो सके तो डबल ग्लव्स का यूज करें। ये सर पे जो डॉक्टर लोग टोपी लगाते हैं, आपने देखा होगा, उस टोपी का यूज करें। गाउन यानी वो एप्रिन पहने, मास्क लगाएं,
गॉगल्स का प्रयोग करें। तो ये जो एसेप्टिक टेक्निक है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या गलती या भूल स्वास्थ्यकर्ता की मानी जाएगी और इस छोटी सी चूक या भूल या लापरवाही का नतीजा ये होगा कि वो नवजात बड़े आराम से इससे संक्रमित हो सकता है। तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, कोई ढिलवाही, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है, प्रसव के समय केवल डिस्पोजल नीडल एवं सिरिंज का ही प्रयोग करना चाहिए। डिलीवरी के समय, प्रसव के समय जो भी आप सिरिंज या नीडल यूज करते हैं वो सब के सब डिस्पोजल होने चाहिए, अन्यथा इसके फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट बताया गया, नवजात के मुंह एवं नाक से ब्लड एवं अन्य द्रव पूरे शरीर को तुरंत साफ कर देना चाहिए। जब बेबी बाहर आता है तो उसके फेस पर आप देखेंगे तो नाक में, माउथ में, कान में ये तमाम ब्लड सटा होता है, लगा होता है, उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए। और इतना ही नहीं, उस बेबी के पूरे शरीर को तुरंत नीट एंड क्लीन कर देना चाहिए, साफ सुथरा कर देनी चाहिए। तो ये सारे उपाय जो आपको मैनेजमेंट HIV इन प्रेगनेंसी में बताए गए, इन पे ध्यान देना चाहिए। फिर प्रसव के दौरान जो देखभाल करनी चाहिए, ये भी 10 पॉइंट के तहत आपको बता दिए गए। अब इतना ही बहुत है। अब ये एड्स वाला जो चैप्टर चल रहा था, इसका ये अंतिम वीडियो है। फिर अगली वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएंगे।